नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सभी जो चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं उन सभी छात्रों को प्रथम रश्मि कविता का व्याख्या भाग जो आगे का व्याख्या भाग है वो मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे उस बात पर मैं आपसे पहले चर्चा कर दूं कि अभी तक हमने कहां तक पढ़ा है। हमने यहां तक पढ़ा कि कवि भोर के समय उठता है तो वह अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये छोटी छोटी जो चिड़ियाएँ हैं उन चिड़ियों को कहाँ से यह पता चलता है कि भोर हो गई है, अब सुबह होने वाली है। इसके लिए वह कहता है कि चिड़ियों की चहचहाहट कहाँ से इस तरह की उत्पन्न हो रही है। जो चिड़िया रात को सोई हुई थी, अपनी जो बाल चिड़िया हैं, छोटी चिड़िया हैं, वो चिड़िया अपनी माँ के पंख में छिपकर सोई हुई थी। अचानक भोर होने पर वे उठकर चहचहा रही हैं। वहीं जो मनुष्य के छोटे बच्चे हैं, माँ बाप के कई बार जगाने पर भी वे सोकर नहीं उठते हैं, लेकिन ये चिड़िया कि बिना माँ बाप के जगाए ही भोर में उठ जाती हैं और उठने के बाद क्या करती हैं, उठने के बाद वे तरह तरह के गीत गाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य है, मनुष्य अपने बच्चों को उठाता है तो बच्चे उठकर पहले दूसरा कार्य करते हैं, बाद में पढ़ने के लिए बैठते हैं। लेकिन चिड़िया क्या करती है, चिड़िया उठती है तो पहले ही वे सुंदर सुंदर गीत गाती हैं, क्योंकि चिड़ियों के बच्चों का यही जो पढ़ना लिखना है वह है सुंदर सुंदर गीत गाना। कि एक चिड़िया जब बोल देती है तो तुरंत सभी चिड़ियों के बच्चे बोलने लगते हैं। ये प्रवृत्ति चिड़ियों में है। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य में अगर कोई एक आदमी जगा रहा है तो बच्चे सोते रहते हैं जब तक कि कई लोग घर के न बोल दें। वहीं चिड़ियों में और बच्चों में अंतर बताते हुए यहाँ पर पंत जी अब अपनी बात आगे बढ़ाते हुए निम्न पंक्तियों को देते हैं कि निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायासीन, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चर, चला कुहुक टोना माना, छिपा रही थी मुख शशिवाला, निश के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना, मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उसमें केवल सांसों का आना जाना, सांसों का आना जाना। यहाँ पर तो देखिए पंक्तियों के बाद हम सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में कवि का नाम और उसकी कविता का नाम लिखते हैं, यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध छायावादी कवि और प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता प्रथम रश्मि से ली गई हैं। अब व्याख्या क्या है, प्रसंग, फिर इसके बाद संदर्भ के बाद व्याख्या लिखेंगे तो हमारी बात अधूरी होगी। प्रसंग भी लिखना जरूरी है। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने प्रातःकालीन चिड़ियों के चहचहाने का वर्णन प्रस्तुत किया है। तो देखिए प्रातःकालीन चिड़ियाँ कैसे चहचहाती हैं, अब उस बात को वो आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, निकल सृष्टि के यानी कि जो चिड़िया है वह निकलती है, कहाँ से निकलती है, सृष्टि के अंधगर्भ से। सृष्टि यानी संसार के, अंध यानी अंधेरे के, गर्भ यानी पेट से, गर्भ से निकलती है। कौन निकलती है, चिड़िया निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो वो अंधगर्भ से निकलती है। अंधगर्भ यानी अंधेरे में व्याप्त जो संसार है उस संसार से अपने आप को आगे निकालने का कार्य करती है। फिर क्या होता है, यानी पहली बात तो चिड़िया यह कहती है चहचहा कर कि संसार को अंधेरे के गर्भ से निकालने का कार्य करती है। और क्या करती है, छाया तन बहु छायाहीन,
छाया तन यानी छाया होता है, तन यानी उनके शरीर पर, और क्या छायाहीन यानी चारों तरफ विविध तरह की छाया व्याप्त रहती है। छाया यानी छाया से तात्पर्य परछाई से है। वे कहते हैं कि व्यक्ति की अब परछाई जो है वो व्यक्ति के शरीर पर छाई होती है, तो वह परछाई बहुछायाहीन और बहुत तरह की परछाइयाँ जो कैसी हैं, वो सब परछाइयाँ पता नहीं कहाँ से अगणित, जिनकी कोई गणना नहीं है, वे काली काली परछाइयों वाले भूत प्रेत बेताल इधर उधर जो घूमते रहते हैं और जादू टोना चलाते रहते हैं। अब उनको क्या किया कि अब उनको नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया? ऐसे नष्ट किया कि चक्र रच रहे थे खल निश्चर। अब देखिए कि जो परछाइयाँ थी, तरह तरह के भूत पिशाच इत्यादि की जो परछाइयाँ थी, लोगों को डरा रही थी, उन छायाओं, उन परछाइयों को नष्ट कर दिया। और रात को क्या हो रहा था? चक्र रच रहे थे। जो तरह तरह की घटनाएं रचित होती हैं, वह खल निश्चर, खल यानी दुष्ट, निश्चर यानी भूत पिशाच इत्यादि, जो तरह तरह के चक्र भूत पिशाच और दुष्ट व्यक्ति रच रहे थे, उन सभी को चिड़ियों के चहचहाने ने नष्ट कर दिया है। क्योंकि जो चोर है, वो जो दुष्ट है, वो सोचता है अब अगली रात को करेंगे, अगला अंधेरा आ जाने के बाद करेंगे। और जो भूत पिशाच इत्यादि हैं, वो सोचते हैं अब सुबह होने वाली है, अब ईश्वर के चलने का समय हो गया है, चिड़िया चहचहा रही है, तो हम लोगों के अब जाने का समय हो गया है, तो वो भी चले जाते हैं। जो क्या करते थे? चला कुहुक टोना माना। जो दुष्ट लोग होते हैं, रात को जादू टोना इत्यादि करते हैं। और क्या करते हैं? भूत पिशाच इत्यादि कुहुक लोगों को तरह तरह की आवाजों के माध्यम से डराते हैं, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसी प्रवृत्ति उनमें होती है। वो सब क्या है? वो सब नष्ट हो गई है। छिपा रही थी मुख शशि वाला। और क्या था? छिपा रही थी, यानी अब जो शशि यानी चंद्रमा था, वह थक गया था। आकाश में रात भर चलने वाला जो चंद्रमा है, वो प्रातः क्या था? थक गया था। और थक कर वह कहाँ जा रहा था? वह छिप रहा था थक कर, क्योंकि चंद्रमा रात को उदित होता है। चलते चलते एक दिशा से दूसरी दिशा में जब पहुंचा और चिड़ियों की चहचहाहट हुई, तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा भी अब थक गया हो, चंद्रमा भी अब सुस्त पड़ गया था। ऐसी स्थिति आ गई थी। और क्या था? निश के श्रम से होश्रीहीन। निश यानी रात्रि के, श्रम यानी रात्र में घूमते घूमते वह क्या हो गया था? रात्र में, निश यानी रात में, श्रम यानी मेहनत करके, होश्रीहीन, श्रीहीन यानी अपनी धन संपत्ति से हीन और अपनी शक्ति से हीन हो गया था। क्योंकि चंद्रमा की शक्ति क्या होती है? चलने की शक्ति होती है। तो वह चंद्रमा रात भर श्रम मेहनत करके चलते चलते रहने के कारण अब क्या हो गया था? थक गया था। अतः वह भी छिप रहा था। और क्या था? कमल क्रोड में बंदी था। कमल यानी कमल के, क्रोड यानी गोद में जो कमल की कलियां होती हैं, कमल दिन में खिला रहता है और रात में कभी कभी सायंकाल के समय भंवरे पहुंच जाते हैं और कमल के बीच में जो कोक होता है उसका वो रसपान करने लगते हैं। इतने में अंधेरा होता है और उसके अंदर भंवरे बंद हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ दोहराते हुए कह रहे हैं पंत जी कि कमल क्रोड में बंदी था। कौन बंदी था? अल यानी भंवरा। जो कमल की गोद में बंद भंवरा था, वह क्या हो गया? कोक शोक से दीवाना। अब वह कोक के, कमल जब बंद हो जाता है तो उसे कोक बोलते हैं।
तो अब जो बंद हो गया था, धीरे धीरे कमल नाल खुल रहे हैं। तो वो क्या हो रहा था? दीवाना हो रहा था। दीवाना यानी प्रसन्न हो रहा था कि अब मैं भी बाहर निकलूंगा। इस तरह की वह, क्योंकि पूरी रात जब कोख में बंद था, कमल की गोद में बंद था, तो वह शोक मना रहा था। लेकिन जैसे ही कमल खिला, फिर वह उस कोक का रसपान करने लगा और दीवाना हो गया कोक के, क्योंकि उसके कोक जो कमल के बीच में कोक होता है, उस कोक में वह रात भर बंद था। तो वह केवल इसी बात में व्याकुल था कि कल मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। लेकिन अब वह दीवाना हो गया, अब वह निश्चिंत हो गया कि अब कमल खिल चुका है, अब पूरे दिन इस तरह से खिला रहेगा। तो वह फिर उसका रसपान करने लगता है। तो देखिए इन पंक्तियों में पंत जी कह रहे हैं कि जो भंवरे कमल की पंखुड़ियों में बंद होकर चुपचाप सुबह होने का इंतजार करते हैं, वो भी प्रसन्न हो गए थे। और क्या, चकवा चकवी जो रात को अपनी प्रियतमा से बिछुड़ जाते हैं, अब उनका दुख क्या हो गया था? अब उनका दुख नष्ट हो गया था। वो दुख से आगे निकल चुके थे, यानी अब वो एक दूसरे से मिलने वाले थे। और क्या था? मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग। जो रात को सोते समय मूर्छित यानी मूर्छना अवस्था में, सुषुप्ता अवस्था में, निद्रा की अवस्था में इंद्रियां, व्यक्ति की इंद्रियां यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब कैसी थी? मूर्छित हो गई थी इंद्रियां हमारी कि आँख हम बंद कर लेते हैं, मुंह हम बंद कर लेते हैं, कोई हमें कितनी भी तेजी से बुलाए जल्दी हम नहीं जागते हैं। इस तरह से कान भी बंद हो गया था। और हमारे शरीर पर जब हम रात को सो रहे हों, तो चाहे जैसा प्रभाव त्वचा पर किया जाए, हमारे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह क्या? स्तब्ध यानी आश्चर्यचकित, जग यानी संसार। अब जो संसार था वो क्या था? जो इंद्रियां हमारी थी, जो निष्क्रिय पड़ी हुई थी, वो निष्क्रिय इंद्रियां अपना व्यापार जो रात में बंद करके सो जाती हैं, वे सभी सजीव निर्जीव में कोई भेद नहीं रह जाता उन इंद्रियों का। वे इंद्रियां भी संसार के समस्त प्राणियों में श्वसन क्रिया के माध्यम से सुबह होने पर पक्षियों की आवाज़ से जीवित होने का संदेश उन्हें मिलने लगा। तो वे क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। जड़ चेतन सब एकाकार रात में, क्योंकि जो जड़ है, जो निर्जीव है, वो तो निर्जीव है। जो चेतना की अवस्था में है, जो जागरण की अवस्था में है, जैसे मनुष्य है तो वह चेतन है। रात के समय निर्जीव और सजीव दोनों एकाकार हो जाते हैं कि सजीव भी एक जगह स्थिर होता है और निर्जीव भी एक जगह स्थिर होता है। लेकिन अब क्या हुआ? जैसे ही चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया कि आश्चर्यचकित होकर सजीव में और निर्जीव में अंतर व्यक्त होने लगा। और क्या हुआ? शून्य विश्व के उसमें केवल सांसों का आना जाना। और क्या होता है रात में? रात में केवल श्वसन क्रिया होती है, सांसों का आना जाना ही लगा रहता है। शून्य विश्व के, शून्य यानी हमें पूरा विश्व रात होने पर शून्यावस्था में पड़ा रहता है। केवल एक ही बात चलती रहती है, वह है सांस, जो व्यक्ति को सजीव और निर्जीव बनाती है, केवल वो चल रही होती है। रात में बाकी सब सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है। वह क्या हुआ? अब यहाँ से देखिए, यहाँ पहुँच रहा है, कवि कह रहा है निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहु छायाहीन, कि वह सब इस संसार से बाहर निकल गया। कैसे निकल गया? चिड़ियों की चहचहाहट मात्र से, जैसे चिड़ियों ने बोलना, मधुर मधुर गीत बोलना शुरू किया, तुरंत ही सब में जागरण की अवस्था आ जाती है, सब में अंतर स्पष्ट होने लगता है। ऐसी बात यहाँ पर
पंत जी कह रहे हैं। अब देखिए इसमें हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जब व्याख्या हमारी हो जाती है तो व्याख्या के बाद हम क्या लिखते हैं। व्याख्या जब हमारी हो गई तो हम हमेशा विशेष या काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो विशेष में पंक्तियों में क्या विशेषता है उसका वर्णन करते हैं। तो देखिए इन पंक्तियों में विशेषता क्या मिल रही है। तो विशेषता इसमें तो पहली जो सबसे बड़ी विशेषता है वह विशेषता इस तरह की है कि कल्पना का विलासमयी और लाक्षणिक भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है। कल्पना कैसी है। कल्पना विलासपूर्ण है। कैसी है। विलासपूर्ण कल्पना है। और क्या है। और भाषा का लाक्षणिक प्रयोग। भाषा कौन सी है। खड़ी बोली। और खड़ी बोली का कैसा प्रयोग है। खड़ी बोली का लाक्षणिक प्रयोग किया है। किसने प्रयोग किया है इन पंक्तियों में। पंत जी ने। और क्या है। और तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सादृश्य मूलक अलंकारों का उपयोग किया गया है। किन अलंकारों का। सादृश्य मूलक अलंकारों का, यानी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। सादृश्य मूलक यानी जहाँ समानता व्यक्त की जाए, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर किसी बात के समान कोई बात बताई जाए। अब देखिए इसमें कहाँ पर है सादृश्य मूलक अलंकार। तो इसमें देखिए निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, सा से सी समता समानता जहाँ है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और क्या नीचे की पंक्तियों में हुआ है। तो निश के श्रम से हो श्रीहीन, कि रात भर कार्य करने के बाद श्रीहीन यानी संपत्ति, चंद्रमा की संपत्ति क्या है कि मंद मंद प्रकाश करना, यानी मंद मंद प्रकाश जब करने वाली जो बात है वो उसका हीन होने लगता है, क्योंकि सूर्य की किरण पड़ने लगती है तो वह श्रीहीन हो जाता है। इस कारण से चंद्रमा को मनुष्य के समान श्रम करने की बात बताई है और चंद्रमा को संपत्ति रखने की बात बताने के कारण रूपक अलंकार की सुंदर योजना व्यक्त होती है। और देखिए इन पंक्तियों में छात्रों, इन पंक्तियों में लाक्षणिक शब्दावली के साथ साथ खड़ी बोली के लाक्षणिक प्रयोग के साथ साथ कल्पना के विलासपूर्ण वर्णन के साथ साथ और सादृश्य मूलक अलंकारों के सुंदर प्रयोग के साथ साथ नवीन जग जागृति और चेतना तथा नव जागरण की ओर बढ़ने का संकेत लोगों को देने का कार्य कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं। तो पंत जी कर रहे हैं। आगे पंत जी कह रहे हैं कि क्या क्या बातें हैं। निराकार तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाना रूप नाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सादाना, खुले पकल फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन, सिखा जग से अपनाना। प्रथम रश्मिका आना रंगीण, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिन, पाया तूने यह गाना। यह पंक्ति है। तो इस पंक्ति में पंत जी क्या कहना चाहते हैं उसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम पंक्ति लेते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, उसका संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, कवि और उसकी रचना का नाम। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध छायावादी कवि, प्रसिद्ध छायावादी कवि यानी छायावादी में कोई ऐसा छोटा मोटा कवि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक
यानी प्रसाद पंत, प्रसाद निराला और पंत तीनों में से एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि से अवतरित हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रसंग हम लिखेंगे। तो हमने यह पढ़ा तो इसमें क्या बातें मिल रही हैं? तो उक्त पंक्तियों में पंत जी ने प्रातःकालीन चिड़ियों के चहकने का मनोहारी वर्णन किया है। कैसा वर्णन? मनोहारी वर्णन, जो हृदय को आलोकित कर दे, हृदय को प्रकंपित कर दे, ऐसा वर्णन किया है। और उस बात को वो आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि निराकार तम मानो सहसा। निराकार तम यानी जिसका कोई आकार नहीं है, तम यानी अंधेरे का। अंधेरा कैसा होता है? निराकार, उसका कोई आकार नहीं होता है। मानो सहसा, ऐसा लगता है मान लो कि अचानक क्या हुआ? ज्योति पुंज में हो साकार। ज्योति यानी प्रकाश में, पुंज यानी प्रकाश के फैलाव में, प्रकाश की किरणों में हो साकार। ऐसा लगता है कि प्रकाश किरणों में वह चारों तरफ फैल गया है। यानी यहाँ पर उनके कहने का तात्पर्य है कि जब रात का घना अंधेरा छाया रहता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सब कुछ अदृश्य होता है, फिर अचानक ही ज्यों-ज्यों सुबह होती है, त्यों-त्यों प्रकाश में सब कुछ दिखाई देने लगता है। कैसे दिखाई देने लगता है? जैसे अदृश्यमान या निराकार गर्भ से विविध नाम के रूप की शक्ति से सृष्टि का उदय होता है। यानी जैसे ईश्वर निराकार है, उसी तरह से उस प्रकाश का उदय भी निराकार को मारने के लिए निराकार रूपी प्रकाश जन्म ले लेता है। अंधेरे का भी कोई रंग नहीं है और प्रकाश का भी कोई रंग नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि बदल गया द्रुत जगत जाल में। बदल गया यानी परिवर्तित हो गया, द्रुत यानी अति शीघ्र, तुरंत, जगत यानी संसार, जाल में तुरंत बदल गया कि जो अंधेरे रूपी जाल था अब वह प्रकाश रूपी जाल में पूरे संसार में क्या हुआ? फैल गया। धर कर नाम रूप नाना, और जिसके नाम और रूप भिन्न भिन्न थे, उस रूप में वह क्या हुआ? बदल गया है। फिर इसके बाद कहते हैं सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल। और सिहर उठे यानी सिहरना यानी रोंगटे खड़े हो गए। कैसे? पुलकित हो, जैसे जब हम प्रसन्न होते हैं या बहुत भय से व्याप्त होते हैं तो अचानक ही हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ कैसे पुलकित हो गए, कैसे प्रसन्नता आ गई और रोंगटे खड़े हो गए। द्रुमदल, अचानक ही सभी दलों के बीच में प्रसन्नता छा गई और सबके रोंगटे खड़े हो गए। यानी यहाँ क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सुबह के प्रकाश के आलोक में जो वायु शांत थी, स्तब्ध थी, वह भी अब कैसी हो गई? गतिशील हो गई। यानी उसमें भी गति आ गई और हवा भी धीरे धीरे चलने लगी। और क्या हुआ? सुप्त समीरण हुआ धीर। जो सुप्त यानी सोया हुआ था, समीरण यानी हवा, अधीर यानी धैर्य खोकर, सायंकाल के समय जो हवा एकदम सुषुप्तावस्था में थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही थी, वह अब फिर से जागृत हो गई है और इसकी हवा भी मंदम मंदम चल रही है। जैसे कि यहाँ पर भाव मुझे लगता है कि कालिदास की एक पंक्ति है मेघदूतम की, मंदम मंदम नुदति पवना, धीरे धीरे हवा बहते, जो बात वहाँ कही है कालिदास ने, वही बात यहाँ
पंत जी भी कह रहे हैं कि सुप्त समीरण हुआ धीर की। सुप्त समीरण जो अपना सायंकाल के समय जो हवा अपना धीरज खो चुकी थी, वह भी अब क्या हो गई, धैर्य धारण करने वाली हो गई। झलका हास कुसुम अधरों पर और हवा मंद मंद चलने लगी, भोर की हवा। और कैसा प्रतीत हुआ, भोर की हवा चलने पर कुसुम हास, पुष्प हंसने लगे। इस रूप में हवा की हंसी व्यक्त हो रही है। हिल मोती का सा दाना, और जो हवा मोती के समान हवा के दाने लग रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, खुले पकल फैली सुवर्ण छवि। खुले पकल फैली सुवर्ण छवि यानी सूर्योदय की सूचना पाकर फूलों की क्या पकल यानी पंखुड़ियां, फैली यानी फैल गई, सुवर्ण छवि यानी चारों तरफ सोने के समान पंखुड़ियां फूलों की खुलकर अपनी चमक बिखेरने लगी। और क्या हुआ, खिली सुरभि, और खिली यानी खिल गई, सुरभि यानी कमल के फूले डोले, मधुबाल यानी और भौरों के छोटे छोटे बच्चे भी, वे भी अब बोलने लगे। यानी सूर्योदय की सूचना पाकर सभी जो थे, सब में अब क्या हुआ, गतिशीलता आने लगी। और सभी के जो होठ बंद थे, अब उनमें मुस्कुराहट आ गई। और क्या हुआ, ओस की बूंदे मोती के समान प्रतीत होने लगी। और प्राणियों की, मनुष्यों की बंद पलकें भी इस खुलने लगी, स्पंदन, कंपन और नवजीवन। और क्या हुआ, स्पंदन यानी एक तरह से भौरों की गुनगुनाहट निकल रही है, जो झंकृत कर देने वाली ध्वनि निकाल रही है। स्पंदन यानी झंकृत हो रही है, कंपन यानी कंपित हो रही है, और नवजीवन, और लोगों को नवजीवन, नया जीवन प्रदान कर रही है। सीखा जग से अपनाना, यही सब हमने इस संसार से अपनाना। इन पक्षियों के चहचहाहट से इन सभी बातों को अपनाना हमने सीख लिया है। फिर आगे की पंक्ति वो कहते हैं, प्रथम रश्मिका नारंगिणी। प्रथम रश्मिका यानी प्रातःकालीन रश्मि के बाद जो आना रंगिणी यानी प्रातःकालीन रात्रि के बाद जो मंद मंद ध्वनि, मधुर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, रंगीली ध्वनि सुनाई पड़ती है, ये चिड़ियों के बच्चे कहाँ से पहचान लेते हैं? तूने कैसे पहचाना कि रात्रि का जो अंतिम पहर होता है और दिन का पहला पहर जब शुरू होता है तो कैसे पहचान के रखते हैं? कौन पहचान के रखते हैं? बाल विहंगिन यानी छोटी चिड़ियों के बच्चे पहचान करके रखते हैं। और वे मधुर मधुर गीत पता नहीं कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास ऐसा लगता है कि कौन सा ऐसा साधन है जिसके कारण वो इन मधुर मधुर ध्वनियों को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए छात्रों, व्याख्या तो हो चुकी, अब हम क्या लिखते हैं? काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हम क्या लिखेंगे? तो काव्य सौंदर्य में पंक्तियों में जो जो विशेष बातें हैं उसे लिखने का प्रयास हम करेंगे। तो क्या विशेषता है? पहली विशेषता है कि निराकारतम मानो सहसा। जहाँ पर कोई बात मान ली जाए, मनु मानो जनु जानो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर योजना पंत जी ने व्यक्त की है। और क्या विशेषता है कि देखिए, और आगे की पंक्ति में जब हम अलंकार खोजते हैं तो हमें अलंकारों में हिल मोती का सा दाना, हिलता है कैसे? मोती के दाने के समान, यानी साथ ही समता समानता का प्रयोग करने के कारण इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें उपमा अलंकार की भी सुंदर योजना
व्यक्त की गई है। और प्राकृतिक दृश्यों का कैसा वर्णन किया गया है? दूसरी विशेषता, प्राकृतिक दृश्यों का संश्लिष्ट वर्णन किया गया है। संश्लिष्ट वर्णन यानी कि एक एक जो छोटी छोटी बात है उसकी गहराई में जाकर उसकी विशेषता बताने का प्रयास पंत जी ने किया है। इस कारण से संश्लिष्ट विश्लेषण प्रकृति दृश्यों का हुआ है। तीसरी बात क्या है? इसकी भाषा ओज गुण युक्त प्रभावशाली शैली को लेकर सरल और संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग करने वाली खड़ी बोली है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपसे पंत जी की अगली जो कविता है ताज, उस ताज कविता की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए छात्रों नमस्कार। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और घर पर बने रहिए और लगातार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।